Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday we have seen the application of biotechnology. What is biotechnology? Okay, biotechnology are used in tissue cultures, and yes, we have seen the genetic engineering and using the hybridization. There is a improvement in the quality of the crop plants as well as in the animals, and this is under the biotechnology. So these two are the main techniques which are applying in the biotechnology are the genetic engineering, and second is the hybridizations. By doing these two things, the characteristic, the properties of the animal as well as the plants are changed. Then we have studied about the tissue cultures के बारे में study किया. Now we have to study about the application of biotechnology in floriculture, nurseries and forestry. कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूज फ्लोरिकल्चर में और नर्सरीज में और फॉरेस्ट्री में कैसे हम लोग कर सकते हैं. तो यू नो दैट about the nurseries. In the nurseries the plantlets are grown. Okay, plantlets क्या करते हैं हम लोग, seedlings are grown, plantlets are grown, and then it is transplanted. इसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. तो द वेराइटीज, गुड वेराइटीज ऑफ द is the plantlets or seedlings can be prepared in the nurseries. The nurseries are necessary. The nurseries are the necessary for various purposes like growing gardens on a large scale. जब लार्ज स्केल में हम लोगों को ट्री प्लांटेशंस होता है, करना होता है, तो हम लोग नर्सरीज में पहले उनके सीडलिंग्स और उनके प्लांटलेट्स प्रिपेयर करते हैं. एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन एट्सेट्रा. अगर हम लोगों को लार्ज स्केल में एफोरेस्टेशन करना है, रिफोरेस्टेशन करना है, तो हमको प्लांट की ज़रूरत होती है और प्लांट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नर्सरी नेसेसरी होती है. सीडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पज. और सीडलिंग्स जो होते हैं या प्लांटलेट्स जो होते हैं, इस पर्पज के लिए, जो एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन का जो पर्पज है, उसके लिए लार्ज नंबर में प्लांट अवेलेबल करने के लिए नर्सरी मस्ट होती है. इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस प्लांट्स लेट विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. अब अगर टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके ये प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है. अगर हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल, टेक्निक का इस्तेमाल करते तो प्लांटलेट्स को ग्रो करने के लिए नर्सरीज़ में अगर इसका इस्तेमाल करें बायोटेक्नोलॉजी का, तो इट विल बी बिकम प्रॉफिटेबल. टिश्यू कल्चर कैन बी यूज टू ग्रो दोज प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल विच बेयर्स फ्लावर फ्रूट्स ऑफ द एक्सीलेंट क्वालिटी. अब नर्सरीज में टिश्यू कल्चर का यूज करके लार्ज स्केल में ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो यस फ्लावर्स बेयर करते हैं और गुड क्वालिटी के फ्रूट्स डेवलप क्या है, ग्रो करते हैं. फुली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन. फुली ग्रोन प्लांट, और जो नर्सरी में पूरी तरह से डेवलप प्लांट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो कर सकते हैं. प्लांट कैन बी ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इवन इफ द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल. अब नर्सरी में टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग लार्ज स्केल में ऐसे भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जिनमें पॉलिनेशंस की प्रॉब्लम्स आती है. उनको पॉलिनेट करने के लिए जो पोलन ग्रेन्स है जो अवेलेबल नहीं रहता है, वैसे प्लांट को भी हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल में नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं. और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल, और वो प्लांट के सीड्स जो है अगर जर्मिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो भी उनको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से लार्ज स्केल में अवेलेबल कर सकते. फॉर एग्जांपल, ऑर्किड्स और पिचर प्लांट डू नॉट जर्मिनेट बट दिस प्लांट कैन ईजिली बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ द टिश्यू कल्चर. एग्जांपल में ऑर्किड का जो प्लांट्स है या पिचर का जो प्लांट्स है, वो उसके सीड्स जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ईजिली हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से ऐसे भी प्लांट को नर्सरीज में ग्रो कर सकते हैं. इन अ बायोरिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन in
more nutritive medium and protected from the pathogen। अब जो लैब में यूज़ होता है बायोरिएक्टर में हम बहुत सारे सेल्स को ग्रो कर सकते हैं उस न्यूट्रिटिव मीडियम में, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैथोजन, और उनको पैथोजन से प्रोटेक्ट कर सकते बचा सकते हैं। बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन वेरी लार्ज स्केल। और जो बायोरिएक्टर्स है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्लांटलेट को ग्रो करने के लिए यूज़फुल होता है। Large number of the seedlings plantlets can be produced in the short time using the minimum resources and material. So at the same time using the less effort, and is in a short period of time maximum number of the seedling and plantlets can be grown. Usually plants produced by tissue culture and genetic modification technique are disease free। और जो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक जब इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लांट जो है डिजीज़ फ्री होते हैं। प्लांटलेट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर ऑफ द मेरिस्टेम आर वायरस फ्री। और जो प्लांटलेट्स होते हैं जो टिश्यू कल्चर टेक्निक में मेरिस्टेम से प्रिपेयर किए जाते हैं, मेरिस्टेम के टिश्यू सेल कहाँ में मिलते हैं? इस अपेक्स ऑफ द रूट एंड द यस शूट के अपेक्स में और रूट के अपेक्स में। इफ़ दे आर यूज्ड, अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो दे आर वायरस फ्री, तो वो वायरस फ्री होते हैं। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, embryos formed by the conventional hybridization technique between two or more varieties may not grow fully for some reasons। Embryo formed by conventional hybridization technique between the two or more variety may not grow fully from some reason। However, embryo produced by the tissue culture technique always complete their growth। जब हम ये एम्ब्रियो का प्रोडक्शन टिश्यू कल्चर टेक्निक से करते हैं तो वो उसका फुल ग्रोथ होता है, बट जब हम एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से करते हैं तो उस टाइम उस एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट नहीं होता बिकॉज ऑफ सम रीजन। द रेयर एंड इंडेंजर प्लांट कैन बी ग्रोन बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड कैन दस बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन क्या है? गायब हो जाना हमेशा के लिए, मीन्स अर्थ पे अवेलेबल नहीं रहना, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन। जैसे कि डायनासोर्स आज क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए मीन्स हमेशा के लिए गायब हो गए। रेयर एंड डेंजर प्लांट कैन बी, जो रेयर प्लांट्स है, रेयर और इनडेंजर प्लांट है, दे कैन बी ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इस तरह से ये इनका यूज करके टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके उसको हम बचा सकते हैं। सिमिलरली वेरियस पार्ट्स एंड सीड्स ऑफ द सच प्लांट कैन बी प्रिजर्व बाय टिश्यू कल्चर। Similarly, various parts of the seed of such plant can be preserved by tissue culture and those variety can be protected। उसी तरीके से सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स, जो सीड्स है ऐसे प्लांट के, उसके पार्ट को भी प्रिजर्व कर सकते ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से। These are the use of the tissue culture and biotechnology in case of the plant। ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का यूज किसके अंदर? टिश्यू कल्चर में, प्लांट के केस में है। नेक्स्ट ईयर यू विल स्टडी द यूज ऑफ दिस टेक्निक इन मेडिकल फील्ड एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल। नाउ एग्रो टूरिज्म, नाउ you know that yes, the tourist places, the places where the टूरिस्ट विजिट कॉल्ड द टूरिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? टूरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल माथेरान, फॉर एग्जांपल लोनावला, हिल स्टेशंस, ओके, नैनीताल, शिमला। तो ये जो है ये टूरिस्ट प्लेसेस है। ये आगरा का जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ आगरा, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तो ये जो है कुतुब मीनार, ये सब क्या है? ये टूरिस्ट प्लेसेस है। तो एग्रो टूरिज्म, अब एग्रो टूरिज्म
is that area where the different varieties of the flowers are grown or different varieties of the fruits are grown. So to see the fruits, to fruit yards, the people from all over the world comes to visit that places that yes gives the employments, and that area developed because of this yes agrotourism. If the sufficient land is available, emerging field of agrotourism would be good business. अगर सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है तो एक नया जो फील्ड हो रहा है, एमर्ज हो रहा है, जो उसका राइज हो रहा है, वो है एग्रो टूरिज्म. दिस वुड बी ए गुड बिजनेस. तो वो एक अच्छा सा बिजनेस हो सकता है. प्लांटलेट्स ऑफ द फ्लावरिंग मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल vegetable plants and fruit tree can be produced on a large scale by tissue culture technique. जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके प्लांटलेट्स, जो मेडिसिनल प्लांट है उसके प्लांटलेट्स, और जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उसके प्लांटलेट्स, और वेजिटेबल जो प्लांट्स है, फ्रूट वाले जो प्लांट्स है, उसको प्रोड्यूस करके टिश्यू कल्चर की टेक्निक से अच्छा प्रॉफिट इस क्या है अर्न किया जा सकता है. बाई ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुली ए सेल्फ सफिशिएंट एग्रो टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप. और कुछ ऐसे प्लांट को फुल ग्रो करके वहाँ पे एग्रो टूरिज़्म जो है सेंटर इस्टेब्लिश किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है. मैंगो, चीकू, गवावा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्री, द शेड गिविंग लोकल और एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट, ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट, बटरफ्लाई गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. तो इस तरह का एग्रो टूरिज्म सेंटर डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि फ्रूट यार्ड्स है, मैंगो, चीकू, गवावा. तो जो भी पर्सन्स इस तरह के प्लांट देखे नहीं होते हैं और उनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी रहती है, या जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशंस लेनी रहती है प्लांट से रिलेटेड, उनके फ्लावर से रिलेटेड, तो दे विजिट सच एग्रो टूरिस्ट प्लेसेस. तो ऐसे ही एग्री टूरिस्ट प्लेसेस को वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं. कुछ जो है रिसर्च फेलोज होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो लोग भी ऐसे एरिया को क्या करते हैं, विजिट करते हैं. और उस गार्डन में जो एग्रो टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस होगा वहाँ पे इस तरह के फ्रूट वाले प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट के गार्डन्स, और जो बटरफ्लाई रीजन है, ऐसे अलग अलग एरियाज डेवलप कर सकते हैं. पीपल विजिट प्लेसेस विद सच अट्रैक्शन इन लार्ज नंबर. और अगर इस तरह के प्लांट्स हैं उस टूरिस्ट प्लेस पे तो क्या होगा, जो पर्सन्स है वो ज़्यादा उस एरिया में अट्रैक्ट होते हैं. People visit places with such attraction in large number. Selling plantlets, seedlings, fruit, vegetable at such places can be quite profitable. तो ऐसे एग्रो टूरिस्ट प्लेसेस पे उसके प्लांट के सीडलिंग्स बेचना, प्लांटलेट बेचना, वेजिटेबल्स और जो है फ्रूट्स अच्छी क्वालिटी का बेचना, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है. एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन. एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन, तो ऐसे ऑक्यूपेशन जो खेती के साथ साथ में कंप्लीट किए जा सकते हैं, उसके साथ साथ किए जा सकते हैं. ओके, ऐसे ऑक्यूपेशन जो क्या है, खेती बाड़ी करते हुए हम लोग कर सकते साथ में. ऐसे इस बिजनेस को, ऐसे ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन. ए, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, एनिमल को रेयर करते, पालते हैं. तो ऐसे एनिमल को रेयर करते हैं जिनका फूड, जिनका जो फॉडर होता है वो ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट के ये स्ट्रॉ होते हैं, या उसमें जो वीट्स ग्रो होती वो वीट्स ही उनके क्या होते हैं, फॉडर. वही उनका क्या होता है, खाना. या ड्राई जो है स्ट्रॉ ऑफ वीट और ड्राई स्ट्रॉ ऑफ द राइस. तो ऐसे बिजनेस साथ साथ में कर सकते हैं बिकॉज फॉडर के लिए हमको और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते. तो एनिमल हस्बेंड्री. विजिट ए मॉडर्न काउ शेड नियर बाई एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट. अब क्या है, मॉडर्न काउ शेड्स है जो आपके आजू बाजू में, उसको विजिट करो, वहाँ मिलो और
फॉलोइंग पॉइंट को रिकॉर्ड करो। नंबर ऑफ कैटल्स कि उस काउ शेड में कितने कैटल्स है, कितने पशु है। देयर वेराइटीज़ उनकी वेराइटीज़ क्या है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन और कितना टोटल मिल्क देते हैं। क्लीननेस इन द कैटल शेड और कैटल शेड में कितनी साफ़ सफाई है। अरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ द कैटल्स और हेल्थ केयर के लिए उनकी हेल्थ की देखभाल के लिए किस तरह का अरेंजमेंट उस काउ शेड में अवेलेबल है। इन इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर यूजिंग द कैटल एज अ हेल्प इन द फार्मिंग ऑपरेशंस। तो इंडिया में जो है एनिमल हस्बेंड्री का ये प्रैक्टिस, इसका यूज ओनली मिल्क प्रोडक्शन और कैटल का यूज जो है फार्मिंग ऑपरेशंस में या फार्मिंग, ये क्या है, फार्मिंग पर्पज के लिए होता था। एग्जाम्पल काउज एंड द बफेलोज आर रेज फॉर मिल्क, रेयर फॉर द मिल्क। इनको काऊ और बफेलो को सिर्फ मिल्क के लिए रेयर करते थे। एंड बुल्स एंड मेल बफेलोज फॉर पुलिंग द हैवी लोड्स, और जो बैल और मेल बफेलोज, ओके, बाइसन जिसको हम बोलते हैं, ये इनका इस्तेमाल हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए होता था। लोकल इंडियन वेराइटीज़ ऑफ काऊ लाइक साहिवाल, जो लोकल इंडियन वैरायटी की काउज है जैसे कि साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिल्लारी, डांगी एट्सेट्रा। एंड एक्जोटिक वैरायटीज लाइक जर्सी, एक्जोटिक वैरायटीज लाइक जर्सी 2000, एक मिनट, local varieties like Kandari, Sahiwal, Sindhi, Lal Kandari, Devani, Killari, Dangi, etc. and exotic varieties like Jersey, Brown, Swiss, Holstein, etc. are kept for their milk. The proper care of the cattle is necessary for clean and high yield of the milk. So to yield the more milk, the care, okay, proper care should be taken of these animals. A balanced diet, that is which includes all constituent of the food, should be given to the cattle. As we have to take the balanced diet, similarly we have to give that balanced diet to the these milk animals or milk giving animals. So it must be include fiber rich coarse food, fodder and sufficient of water. So if for balanced diet of these animals, that should be rich source of the fiber, food, fodder and sufficient water should be there, and that water should be clean. The cattle shed should be clean and dry with proper ventilation and roofs. जो उनका कैटल शेड है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए विथ प्रॉपर वेंटिलेशन, और उनके अंदर उस काउ शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए सो दैट एयर इजीली is come into the shed and come out from the shed. कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड, और जो कैटल्स है वो रेगुलरली उनको वैक्सीनेटेड करनी चाहिए, उनको वैक्सीन्स लगानी चाहिए। नाउ पोल्ट्री फार्मिंग, ओके, पोल्ट्री फार्मिंग। इन द पोल्ट्री फार्मिंग द सर्टेन टाइप ऑफ द बर्ड्स आर रेयर, इसके अंदर क्या है, बर्ड्स को रेयर करते हैं फॉर टू पर्पजेज, फॉर एग एंड फॉर द मीट, मीट और इसके लिए इसको क्या करते, ये रेयर करते हैं। Rearing of egg and meat yielding chicken is called poultry farming. Rearing of egg and the meat yielding chickens, okay, eggs और मीट यील्डिंग जो चिकन्स होते हैं उन्हीं को हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू हाइब्रिड वेराइटीज फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन इंडियन वेराइटीज लाइक एसेल एंड एक्जोटिक वेराइटीज लाइक लेगहॉर्न आर एज फॉलोज। अब जो है ये हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडियन वैरायटीज़ की एसएल है और जो फॉरेन वैरायटी मतलब एक्जोटिक वैरायटी जो है वाइट लेग हॉर्न, इनके बीच में क्रॉसिंग की जाती है।
To produce good quality chicken in large number, to produce good quality chicken in a large number, to develop the ability to withstand high temperature, to use by product of the agriculture, a poultry feed, etc. Rhode Island Red, New Hampshire, Plymouth Rock, Black Rock are the variety of chicken reared for the egg as well as meat. अब जो न्यू वेराइटीज़ के जो है ये हैंस और कॉक्स, वो कौन कौन से, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पायर, प्लाईमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक. So these are the new variety and they are rare for the eggs as well as meat. Now E number, air is sericulture. What is sericulture? Okay, now yes, rearing of the silkworm for the silk. सिल्कवर्म को रेयर करना सिल्क के लिए, रेशम के लिए सिल्कवर्म के कीड़ों को पालने को ही क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. तो क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर. नाउ सी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द सिल्क वॉर्म. जो सिल्क वॉर्म होता है उसके डिफरेंट स्टेजेस. अब देखो, दिस इज द एग स्टेज. ये एग का स्टेज है. ओके, आफ्टर दैट एग के बाद देखिए, एग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लार्वा स्टेज. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, लार्वा. आफ्टर द लार्वा देयर इज अ प्यूपा एंड प्यूपा के बाद जो है एडल्ट मोथ. अब यहाँ पे एडल्ट मोथ फॉर्म हो गए. नाउ सेरिकल्चर. सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म मोथ्स आर रेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क. अब जो सिल्क वॉर्म है जिसका दूसरा नाम क्या है, मोथ्स, ये कीड़ा है, आर रेयर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क. जो सॉरी सिल्क के प्रोडक्शन के लिए इसको क्या करते हैं, रेयर करते हैं. सिल्क मतलब रेशम. बॉम्बेक्स मोरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज वेराइटी फॉर दिस पर्पज. और बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म है, ये तो जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो ये सिल्कवर्म है वो मोस्ट कॉमनली यूज वेराइटीज़ है फॉर सिल्क प्रोडक्शन. द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेजेस. और जो लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की वो उसके 4 स्टेजेस होते, नेमली एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. इसके फोर स्टेजेस आर द एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. Thousands of the eggs deposited by female moths are incubated artificially to shorten the incubation period. Now the thousands of the eggs that are deposited by the female moths are incubated artificially to shorten the incubation period. तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको शॉर्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज टू इंक्यूबेट सो दैट द larva comes out fast. The larval hatching comes of the eggs are released on the mulberry plant. और जो लार्वा हैचिंग्स है, जो एग से लार्वा फॉर्म होते हैं, उनको मलबेरी प्लांट पे ये छोड़ दिया जाता है. दे आर रिलीज कर दिया जाता है. द लार्वे आर नरिश बाय फीडिंग ऑन द मलबेरी लिप्स. और जो मलबेरी के लिप्स होते हैं उस पे ये लार्वे उसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. आफ्टर फीडिंग फॉर 3 to 4 डेज और 3-4 डेज उसको फीड करने के बाद लार्वा मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबेरी प्लांट. तो जो लार्वाज होते हैं वो लार्वा उस प्लांट पे मूव करना स्टार्ट करते हैं. द सिल्क थ्रेड is formed from the secretion of their salivary glands and the silk is produced from the secretion of their salivary glands. Larva spins this thread around themselves to form the cocoon. और जो लार्वा होता है वो इस सिक्रेशन को अपने ही अराउंड स्पिन करता है. इसको क्या करता है, ये रोटेट कर लेता है. तो लार्वा स्पिन दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म कोकून. जो कोकून फॉर्मेशन के लिए अपने ही अराउंड इस सिक्रेशन को क्या करता है, रैप कर लेता, लपेट लेता. द कोकून में बी स्पेरिकल इन शेप. और ये जो कोकून होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है. 10 days before the pupa turn 10 days before the pupa turns into an adult. और 10 दिन में जब प्यूपा से वो एडल्ट में टर्न होता है, ऑल कोकून्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉइलिंग वाटर.
तो जो कोकून्स होता है उसको बॉइलिंग वाटर में ट्रांसफ़र कर देते, डाल देते। ड्यू टू द बॉइलिंग वाटर द प्यूपा डाइज इन द कोकून एंड सिल्क फाइबर बिकम लूज। और इसकी वजह से जो प्यूपा है वो उस बॉइलिंग वाटर में किल्ड हो जाता है और कोकून जो है वो फ्री हो जाता है। तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जो ये जो एग्स होते हैं, बॉम्बिक्स मोरी जो फीमेल होती है उसके एग्स को मलबेरी के लिप्स पे डाल दिया जाता है और उसके ऊपर 3 से 4 दिन वो क्या करते हैं, डिपेंड रहते फूड के लिए। और उसके बाद में जो एग से लार्वा बनता है, जो एग से लार्वा बनता है वो लार्वाज मलबरी के प्लांट पे हियर एंड देयर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये मूव करते हैं तो उनकी सलेवरी ग्लैंड से ये सिल्क थ्रेड सिक्रीट होता है और जो हवा के कांटेक्ट में आने से सॉलिडिफाई हो जाता है। और ये जो लार्वा स्पिन है, ये थ्रेड वो अपने ही अराउंड क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, उसको कोकुन बोलते हैं। और ये कोकुन स्फेरिकल शेप का होता है। और 10 डेज बिफोर द प्यूपा टर्न इनटू एडल्ट, अब जब ये प्यूपा 10 दिन के बाद अगर एडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है या 10 दिन एडल्ट में कन्वर्ट होने के पहले ही उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है और उसमें प्यूपा किल्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर उसकी वजह से लूज हो जाता है। दिस फाइबर्स आर अनवुंड, अब उस फाइबर को क्या करते हैं, अनवुंड उसको क्या करते हैं, खोलते हैं। प्रोसेस एंड रील्ड, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उसको रील करते हैं, रील में लगा देते हैं। वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक इज ओवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, और इस तरीके से इस अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स जो कपड़े हैं उसको बुना जाता है इस सिल्क के थ्रेड से। Okay student, now yes, unmute yourself, and if you have any doubt ask to me now. Now this chapter is completed today. Is anybody having any doubts? Ask to me. Sekina, Abedin, Basid. If anybody having any doubt ask to me, then I will end the meeting. Yes student, is anybody having any doubts asking me? Okay, nobody having any doubts. So now I am ending the meeting.